वहीं पर मोनोपोली के अंदर आपको एक ही सेलर देखने को मिलेगा। तो मोनोपोली का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो गया, इंडियन रेलवे। अभी अभी 25% अप्रोक्सीमेटली रेट्स बढ़ाए थे, 20-25%। तो हम लोगों ने गालियां तो बहुत दी, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड हमने रिचार्जेस भी करवाए। तो सारे के सारे सेलर्स वहाँ से खरीद के लेकर आएंगे तो सबका कॉस्ट सेम होगा। तो सबका कॉस्ट सेम होगा, सबका सेलिंग प्राइस सेम है, तो सबके सब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये नॉलेज का बहुत बड़ा फायदा होता है। अब ये फोन आप किसी भी शॉप से जाके खरीद लो, OnePlus Nord 2, तो आपको जो फोन मिलेगा दैट विल बी द सेम, दैट विल बी द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट सेम। हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं विपुल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज के इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपका क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, दैट इज मेन मार्केट फॉर्म्स। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर है और काफी मजा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन मार्केट फॉर्म्स। भैया, मार्केट फॉर्म्स पढ़ने से पहले ना सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मार्केट होती क्या है। सर, मार्केट किसे बोलते हैं, मार्केट का क्या मतलब है। सर, मार्केट तो हमारे घर के पास होती है, जहां पर हम जाते हैं और सामान खरीद के ले आते हैं। हाँ, ये तो सबको पता ही है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर मार्केट जो एक्चुअल मतलब होता है वो आप सीखोगे। मार्केट थोड़ा उससे ज्यादा होता है, थोड़े और मार्केट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा इस चैप्टर में मजा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मार्केट से। सर, मार्केट होता क्या है। मार्केट एक पूरा रीजन, इज अ होल रीजन, यानी कि एक एरिया जहां पर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं कमोडिटी के, जो कि आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप सभी के घर के पास एक मार्केट होगा, तो आप मार्केट जाते होगे, तो मार्केट रेफर्स टू अ रीजन, एक एरिया होगा ना, स्पेसिफाइड एरिया होगा। उस एरिया के अंदर सेलर्स होंगे, यानी कि दुकानदार बैठे हुए होंगे, है ना, सेलर्स होंगे। और उस मार्केट के अंदर बायर्स भी जाते हैं, यानी कि वहां पर सर सेलर्स भी प्रेजेंट होंगे जो सामान बेचते हैं, बायर्स भी प्रेजेंट होंगे जो सामान खरीदते हैं, और वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं। सर, कांटेक्ट में क्यों आएंगे, क्योंकि वो परचेज एंड सेल्स की ट्रांजैक्शन को पूरा करते हैं। जब तक बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक सर ना तो परचेज होगा, ना सेल होगा, ना परचेज होगा, ना सेल होगा। बायर के लिए परचेज नहीं होगा, सेलर के लिए सेल नहीं होगा। तो एक दूसरे कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो सर, मार्केट के अंदर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, मार्केट एक आपका एरिया है। उस एरिया के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हुए और खरीदने बायर्स नहीं हुए, तो सर सेलर्स अपना सामान बेचेंगे किसे। अगर सिर्फ और सिर्फ बायर्स हुए और सेलर नहीं हुए, तो सर बायर सामान खरीदेंगे किससे, यानी कि ट्रांजैक्शन तो नहीं हो पाएगी, कि मतलब परचेजिंग एंड सेलिंग नहीं हो पाएगी। तो सर, बायर्स एंड सेलर्स दोनों का प्रेजेंट रहना जरूरी है। बात ही समझ में, क्यों प्रेजेंट रहना जरूरी है, ताकि सामान खरीदा जा सके और बेचा जा सके, जिसका मेन पर्पस ही मार्केट होता है। मार्केट जिस पर्पस के लिए फॉर्म करी जाती है, जिस पर्पस के लिए प्रेजेंट रहती है। तो मार्केट के कुछ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि एसेंशियल पार्ट या एसेंशियल फीचर्स हैं। पहला क्या है सर, एरिया। एरिया का मतलब क्या है, देखो, मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेट नहीं करती कि भाई इसी जगह पर है तो यही मार्केट है। नो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको नहीं मिलेगा। मार्केट रिफर्स टू अ एरिया, यानी कि बड़ा एरिया होता है, ठीक है, स्प्रेडेड होता है, यानी कि फैला हुआ एरिया होता है, काफी मतलब स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है। द एरिया बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जैसे आप सरोजनी मार्केट, कभी दिल्ली के जाना, सरोजनी मार्केट जाओगे या फिर कभी आप पालिका जाओगे, तो मार्केट किसी आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिलेगा। मार्केट एक पूरे एरिया में फैला हुआ मिलेगा, काफी बड़े एरिया में आपको फैला हुआ मिलेगा, ठीक है, जहां पर बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं पर तो मुलाकात होगी। यस सर, आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं, थोड़ा हम मॉडर्न टाइम में आए, तो मॉडर्न टाइम के अंदर मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्लेस बन के नहीं रह गया है। मार्केट एक वर्चुअल प्लेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन प्लेस भी है मार्केट। फॉर एग्जाम्पल Amazon, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो। क्यों सर, वहां पर भी सेलर्स बैठे होते हैं, वो वर्चुअली प्रेजेंट रहेंगे इंटरनेट के ऊपर, यानी कि सेलर्स भी उनकी वेबसाइट पे प्रेजेंट है। यहां से बायर वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो सेलर और बायर दोनों एक पर्टिकुलर रीजन पर प्रेजेंट है, जहां पर वो कांटेक्ट करते हैं और वहां पर गुड्स को सेल या बाय करा जाता है। बात आई आपको समझ में, आप नहीं है। तो मार्केट इज अ पर्टिकुलर रीजन है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो सर वर्चुअल भी हो सकता है, ऑनलाइन प्लेस भी हो सकती है सर, वो फिजिकल प्लेस भी हो सकती है। अगर आज के टाइम पे देखें, तो आज के टाइम पे मार्केट का मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बायर्स एंड सेलर्स, ये दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है। देखो, अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो इन दोनों का कांटेक्ट में आना जरूरी है।
एक दूसरे से मुलाकात जरूरी है। बातें समझ में, मुलाकात नहीं होगी एक दूसरे से तो जाकर गुड्स को बाय नहीं कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाउ एवर कॉन्टैक्ट डज नॉट नेसेसरीली मीन्स फिजिकल प्रेजेंस। कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली मिलेंगे। मैंने बोला ना कि मार्केट का जो एरिया यहाँ पर बोला गया, दैट डज नॉट मीन कि भाई फिजिकल एरिया है, नो, वो एक ऑनलाइन प्लेस भी हो सकता है। तो सर अगर मान के चलो बायर और सेलर एक फिजिकल प्लेस पे ना मिलकर एक ऑनलाइन प्लेस पे मिलते हैं तो क्या उनका कॉन्टैक्ट नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। आज के टाइम पर आप वेबसाइट पर जाकर चीजें खरीद सकते हो, तो डेट इज कॉल्ड द वर्चुअल कॉन्टैक्ट। वेबसाइट से सामान खरीदे जाते हैं, व्हाट्सएप से सामान खरीदे जाते हैं, बातें समझ में, व्हाट्सएप से खरीदे जाते हैं, फोन के ऊपर सामान खरीदे जाते हैं, तो कांटेक्ट तो हुआ ना, जरूरी थोड़ा ना फिजिकल प्रेजेंस में हो या फिजिकल प्लेस पे हो, वर्चुअली भी कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। थर्ड, कमोडिटी। सर बेचेंगे या खरीदेंगे क्या? एक कमोडिटी को बेचा या खरीदा जाएगा, एक कमोडिटी को बेचा या खरीदा जाएगा। तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट देयर मस्ट बी अ कमोडिटी। एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको कि बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा अमंग द बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर के बीच में। तो पहली बात, एक जगह होनी चाहिए, खरीदने वाला और बेचने वाला होना चाहिए, कोई सामान होना चाहिए जिसे खरीदा जाए या बेचा जाए, ठीक है। तभी तो मार्केट बन रहा है, तभी तो आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी जगह पर जाओगे, आप खरीदने वाले, तो वहां बेचने वाला भी होना चाहिए, कोई सामान भी तो होना चाहिए जिसे खरीदा या बेचा जाए। बातें समझ में? साथ ही साथ कंपटीशन भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि बायर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ना हो, बायर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, यानी कि सर वेरियस सेलर्स होने चाहिए जिनके बीच में कंपटीशन रहे, तभी तो मार्केट का फायदा होता है। हम मार्केट क्यों जाते हैं? बिकॉज हमको, अब जैसे हमारे बराबर में, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जब मैं अलीगढ़ रहता था तो मेरे घर के जस्ट बाजू में ना एक फुटवेयर की शॉप थी। उस फुटवेयर की शॉप से हम सामान कम खरीदते थे। अब यार जाहिर सी बात है, जूते चप्पल तो पहनते थे, उस टाइम पे ऑनलाइन मार्केट भी नहीं था, तब भी हमारे घर वाले ना उस जगह से हम लोग कम सामान खरीदते थे और मेन मार्केट में ज्यादा जाते थे जहां पर कंपटीशन प्रेजेंट रहता था, जहां पर फुटवेयर की ज्यादा शॉप हमें दिखाई देती थी। क्यों? ताकि वहां पर हमारे पास ज्यादा चॉइस मिले, हमें एक बेटर प्राइस मिल सके कंपटीशन की वजह से। तो ये कंपटीशन का प्रेजेंट रहना भी मार्केट में जरूरी है। So the existence of competition among buyers and sellers is also an essential condition for the existence of a market। तो मार्केट में कंपटीशन होना, चाहे वो बायर्स के बीच में हो चाहे वो सेलर्स के बीच में हो, एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी आईपीएल के ऑक्शन हुए थे, ऋषभ पंत जी की आपने देखा होगा बिड लगी जा रही थी, ठीक है, 27 करोड़ में बिके। तो वहां पर एक बार बताओ कंपटीशन किस में था? भाई सेलर तो अगर देखा जाए एक ही है, ऋषभ पंत जी सेलर है, दैट इज द कमोडिटी, उन्हीं को मान लेते सेलर है। लेकिन कंपटीशन वहां पर आपको बायर्स में दिखा। तो सर कंपटीशन सेलर्स में भी हो सकता है, कंपटीशन बायर में भी हो सकता है, ठीक है, और कंपटीशन दोनों में भी हो सकता है सेम टाइम पर। तो तभी एक मार्केट का एसेंस निकल कर आता है, क्योंकि वहां पर बायर को भी बेटर प्राइस मिलता है और सेलर को भी बेटर प्राइस मिलता है। अदरवाइज डिफरेंट प्राइसेस में बी चार्ज फॉर द सेम कमोडिटी। नहीं तो क्या होगा सर, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाजू वाला एक शूज मेरे को 1000 के दे देगा और वही शूज मैं मेन मार्केट में देख कर आऊंगा तो 800 के मिले, है ना, तो मेरे को बुरा लगेगा नहीं लगेगा कि भाई सेम कमोडिटी का अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर मैं मेन मार्केट में जाऊंगा तो मैं वेरियस ऑप्शन सर्च करूंगा, मुझे पता लगेगा कि द मिनिमम प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 800। तो वहां पर बहुत डिफिकल्ट होगा शॉप्स के लिए कि वो अलग अलग प्राइसेस चार्ज करें, लेकिन बराबर वाला कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट नहीं जा रहा, जहां पर इसके पास वेरियस ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चार चीजें मार्केट में होना बहुत जरूरी है, एक जगह होनी जरूरी है, बेचने वाला होना जरूरी है, खरीदने वाला, एक कमोडिटी जिसको बेचा जाए खरीदा जाए, साथ ही साथ कंपटीशन बायर्स के बीच में भी हो सकता है, सेलर्स के बीच में भी हो सकता है। बायर्स के बीच में कंपटीशन है तो सेलर की बल्ले बल्ले, क्योंकि सेलर को अच्छा पैसा मिलेगा, ऋषभ पंत 27 करोड़ के बिके क्योंकि सब चाहते थे हमारी टीम में आए, ठीक है। अगर सेलर्स के बीच में कंपटीशन है तो बायर्स के बल्ले बल्ले, क्योंकि बायर्स को कम प्राइसेस पे अच्छा सामान मिल पाएगा, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है बायर उससे खरीदेगा जो सस्ते में बेच रहा है। तो 800 वाला शूज खरीद के लेकर आऊंगा ना मैं, बात ही समझ में। अब इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर के फॉर्म्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर्म्स की, तो आप देखो कि फॉर्म्स ना, अगर हम देखें दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। एक मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है और एक में इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। अभी क्या होता है सब डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी तीन तरीके के आपके मार्केट देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है आपको मोनोपोली, सेकंड मिलता है आपको मोनोपोलिस्टिक, एंड थर्ड मिलता है ओलिगोपोलिस्टिक।
ओलिगोपोलिस्टिक। मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को ही डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को ही डिटेल में पढ़ेंगे। हम मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिस्टिक की बात नहीं करेंगे। दिस इज ओलिगोपोली, नॉट ओलिगोपोलिस्टिक, दिस इज ओलिगोपोली। तो हम ओलिगोपोली की बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट एक बात हम यहाँ पर सोचे कि सर ऐसे क्या मजबूरी है, ऐसे क्या फीचर्स हैं, ऐसे क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन मार्केट्स के अंदर कि जिसकी वजह से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मोनोपोली से अलग हो गया, या मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक से अलग हो गया, इनके तो नाम भी बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, या मोनोपोली ओलिगोपोली से अलग हो गया। ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहले वो पढ़ते हैं कि किन बेसिस पे एक मार्केट दूसरी मार्केट से अलग हो सकता है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको परफेक्ट कंपटीशन भी बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलो अब पढ़ते हैं मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर, कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर को अलग, जैसे मान के चलो मोनोपोली का मार्केट स्ट्रक्चर अलग होगा, परफेक्ट कंपटीशन का अलग होगा, तो सर क्या मार्केट स्ट्रक्चर में क्या अलग अलग है जिसकी वजह से मोनोपोली ओलिगोपोली से अलग है या मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन से अलग है? हमें तो मेनली परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ना है। चलो आओ देखते हैं। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ द फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। तो मेनली तो देखा जाता है कि किस मार्केट के अंदर कितनी फर्म्स प्रेजेंट हैं और उनके बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर को क्या करा जाता है, अलग अलग करा जाता है। यानी कि यार साइड सी बात है, यानी कि मोनोपोली के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स जो है अलग अलग होंगी। एक एग्जांपल दूं तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा होंगी, आपको बहुत ज्यादा सेलर्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर मोनोपोली के अंदर आपको एक ही सेलर देखने को मिलेगा। तो मोनोपोली का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो गया, इंडियन रेलवेज। और उसके अलावा भी बाकी फैक्टर्स होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। तो number of buyers and sellers of a commodity in the market indicate that the influence exercised by them on the price of the commodity. In case of the large number of buyer and seller, an individual buyer or seller is not in the position to influence the price of the commodity. However, if a single seller of a commodity, then such a seller exercises a great control over the price. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एक मार्केट को दूसरी मार्केट से अलग करने का, वो होता है नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। अगर बायर एंड सेलर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हैं, कि बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं, सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो उस केस में सिंगल बायर और सिंगल सेलर की कंट्रोल मार्केट पे खत्म हो जाता है। मार्केट पे उसका कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। बात ही समझ में? जैसे मान के चलो आप अनाज मंडी में जाते हो, हम एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर गुड्स की। जब जब फार्मर्स यानी कि किसान लोग जब अपना गुड्स को कटिंग करके मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो अनाज मंडी में जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं वीट का। वीट लेके अनाज मंडी में गए तो वहां पे बहुत सारे होलसेलर बैठे होते हैं, यानी कि बायर्स भी बहुत सारे हैं, और साथ में क्या बोलते हैं, साथ में आपका वो लोग बहुत सारे फार्मर्स वहां पे बेचने जाते हैं, यानी कि सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं, बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इन दैट केस क्या होगा कि एक सिंगल फार्मर के पास कंट्रोल नहीं होगा कि वो अपने मन मुताबिक प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेच पाए, क्योंकि वीट हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि सेम क्वालिटी का है। तो सर जहां पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, उस जगह पर सिंगल बायर या सिंगल सेलर के हाथ में कंट्रोल नहीं होगा कि वो मार्केट के प्राइस को चेंज कर पाए, नहीं होगा। लेकिन अगर जहां पर सिंगल सेलर है उस जगह पर ये सिंगल सेलर आराम से मार्केट को क्या कर सकता है, मार्केट के प्राइस को चेंज कर सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जितने कम सेलर होंगे ना उतना ज्यादा सेलर के पास कंट्रोल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे वही वाला, अब इतने सारे फार्मर्स हैं, सेम क्वालिटी ऑफ वीट बेचने जा रहे हैं, बहुत सारे बायर्स भी हैं, तो सिंगल फार्मर के पास कंट्रोल नहीं है कि वो अपने मन मुताबिक प्राइस पर अपने वीट को, अपने प्रोडक्शन को बेच पाए। लेकिन अगर हम एयरटेल एंड जियो की बात करेंगे तो इस समय इंडिया के अंदर यही दो मेन प्लेयर हैं जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर में है। सर ये जब मन जाए तब प्राइस बढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर बहुत ज्यादा है, सेलर कम है, और सेलर को पता है कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं बायर की नीड है, तो वो अपने मनचाहे प्राइस, हम जो प्राइस डिसाइड करेंगे, सेलर जो प्राइस डिसाइड करेगा उस प्राइस पे बायर को खरीदना पड़ेगा। तो देखा अभी 25% अप्रोक्सीमेटली रेट्स बढ़ाए थे, 20-25%। तो हम लोगों ने गालियां तो बहुत दी, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड हमने रिचार्जेस भी करवाए। बात ही समझ, हमें पता है कि ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि जहां पर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत सारे हैं, बायर्स बहुत सारे हैं, ना तो एक बायर जाकर सेलर से क्या करते हैं, वो कर सकता है, बार्गेन कर सकता है, ठीक है, कि भाई सस्ते में लगा दे, मना कर देगा आगे से जाके ले लो।
क्योंकि उसे पता है एक बायर जाएगा दूसरा आ जाएगा, तो एक बायर खोने पे उसे कोई टेंशन नहीं है ना। जिस जगह नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है, एक सेलर उस जगह पर है ना कंट्रोल नहीं कर सकता प्राइस को कि नहीं मैं तो मन मुताबिक बेचूंगा। कि सपोज करो प्राइस जो है गुड्स का 20 रुपए है और वो 25 का बेचना चाहता है, तो बायर छूटते बोलेगा भाई तू अलग क्या बेच रहा है 25 रुपए का, बराबर वाला 20 का देख रहा है उस पर जाके खरीद लूंगा। तो यहाँ पर सेलर के पास भी बहुत सारे बायर्स का ऑप्शन है, बायर्स के पास भी बहुत सारे सेलर्स का ऑप्शन है। तो इस वजह से यहाँ पर सिंगल बायर और सिंगल सेलर के पास ना कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जहाँ पर सेलर कम होंगे उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है भाई, उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, उस जगह पे गुड्स जो हैं वो सेलर की मर्जी के अकॉर्डिंग बेचे जाते हैं, उसकी मर्जी का प्राइस यहाँ पर चलेगा। तो अलग अलग मार्केट आपको दिखाई दे रही होंगी बनती हुई कि जहाँ पर सेलर कम है और जहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा है। सेकंड होता है नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर आपकी नेचर ऑफ कमोडिटी होमोजीनियस इन नेचर है, यानी कि होमोजीनियस नेचर मतलब एक जैसी है, फॉर एग्जाम्पल वीट बिल्कुल आइडेंटिकल है सर, जो बराबर वाला किसान गेहूं लेकर आया, जो हम गेहूं लेकर जा रहे हैं, जो इधर वाला किसान गेहूं लेकर गया, बिल्कुल सेम है, क्वालिटी में भी सेम है, ठीक है, वेट में भी सेम है, हर तरीके से आप उठाकर देख लो सेम है। ठीक है, जैसे ही अगर मैगी का पैकेट मैंने एक शॉप से खरीदा, फिर दूसरी शॉप से खरीदा, फिर किसी दूसरी शॉप से खरीदा, बिल्कुल ही सेम है सर मैगी का पैकेट। तो अगर कमोडिटी आपकी होमोजीनस है यानी कि आइडेंटिकल इन नेचर है, तो उस जगह पर आप जो है उसके प्राइसेस को अपने मन मुताबिक नहीं बेच सकते। तो प्राइसेस जो मार्केट में चल रहे होंगे वही प्राइसेस को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैगी के प्राइसेस 14 रुपीज हैं तो सारे के सारे सेलर्स 14 का ही बेचेंगे और सारे के सारे बायर्स को 14 का ही खरीदना पड़ेगा। ना ही बायर्स उसे सस्ते में खरीद सकता, ना ही सेलर उसे महंगे में बेच सकता, क्योंकि सारे प्रोडक्ट क्या हैं, सेम है। ऑल द प्रोडक्ट्स आर सेम। तो कहते हैं इट इज सोल्ड एट अ यूनिफॉर्म प्राइस, सेम प्राइस पे बेचे जाएंगे। लेकिन जो कमोडिटी है वो क्या है, डिफरेंशिएटेड है, देन इट में बी सोल्ड एट अ डिफरेंट प्राइसेस, देन वो अलग अलग प्राइसेस पे बेचा जा सकता है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलता हूँ। जैसे कॉलगेट ने एक बार निकाला था कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, तो कॉलगेट ने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट निकाला कि यार बाकी सब लोग ना नॉर्मल टूथपेस्ट बेचते हैं, मैं अपने टूथपेस्ट में नमक दे रहा हूँ। तो उसका क्योंकि ये प्रोडक्ट अलग है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, तो वहां पर कॉलगेट के पास पावर है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अलग है तो उसके पास पावर है कि वो अपने उस टूथपेस्ट के अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, उसके पास पावर आ गई। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? लेकिन है ना, बात ही समझ में या फिर नहीं आई? ऐसी पेप्सोडेंट कहता है कि भाई मेरा टूथपेस्ट जो है वो जेल वाला टूथपेस्ट है, आपको एकदम ताजगी पहुंचा देगा, आप सांस लोगे तो पूरी दुनिया महक जाएगी, ऐसी बातें करता है, डिफरेंशिएटेड दिखाता है अपने प्रोडक्ट को। बातें समझ में आनी आई? तो उस जगह पर क्या है कि पेप्सोडेंट अपनी मर्जी के हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकता है, क्योंकि वो बाकी सबसे अलग प्रोडक्ट दे रहा है, जनता के पास ऑप्शन नहीं बचेंगे। ठीक है, एक ऐसी कहानी भी बोली जाती है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अगर आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे तो आप कभी अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योर वही अच्छा है जिसका प्रोडक्ट सबसे अलग होगा, क्योंकि तभी वो अपने मन मुताबिक प्राइस चार्ज कर पाएगा और अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगा। ठीक है, वही बात हो गई। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? अगेन एक ऐसी कमोडिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, फॉर एग्जांपल रेलवे। अगर आज के टाइम पर देखोगे तो रेलवे का कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर नहीं है, इनडायरेक्ट तो है, फ्लाइट इनडायरेक्ट है, रोडवेज इनडायरेक्ट है। जो आप देखते हो कि इंडिया के अंदर रोड्स वगैरह बन रहे हैं तो लोग अब क्या कर रहे हैं कि रोड से ज्यादा ट्रेवल करना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, दूर की जर्नी के लिए पहले रेलवेज लेते थे, अब लोग फ्लाइट प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी रेलवे के आसपास कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो रेलवे उस जगह पर बिल्कुल ही अपनी मर्जी से प्रोडक्ट चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसे पता है जो मैं दे रहा हूँ सर्विस वो कोई और दे ही नहीं रहा, तो जो मेरा मन करेगा मैं वो प्राइस चार्ज करूंगा। तो कमोडिटी के भी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सेम कमोडिटी बेच रहे हो तो प्राइस आपको सेम प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा जो प्राइस मार्केट में चल रहा है। अगर आप कुछ अलग बेच रहे हो तो आप अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो अलग अलग मार्केट यहाँ पे बन गई, तो देखना पड़ेगा कि किस मार्केट के अंदर कैसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स, तो अगर जहां पर फर्म्स को एंट्री और एग्जिट करने का फ्रीडम है तो उस मार्केट के अंदर प्राइसेस जो है स्टेबल रहेंगे। यानी कि जिस जगह पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बायर्स हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, ठीक है, तो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि यार अगर कोई नया सेलर एंटर कर गया मार्केट के अंदर तो सर हमें कोई फिक्र नहीं है, बाकी के सेलर चिल है कि ऑलरेडी 10-1000 दुकानें हैं, एक दुकान ये भी खुल जाएगी तो हम पे क्या ही फर्क पड़ेगा। बात ही समझ में या फिर नहीं है? जैसे टबैको शॉप्स होती हैं, पान शॉप, पान भंडार जो होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, ऑलरेडी आपको शहर के अंदर इतने सारे मिल जाएंगे, एक या दो और खुल जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेलर के ऊपर। बात ही समझ में? लेकिन उस जगह पर जो नया जो सेलर आएगा मार्केट के अंदर वो उसी प्राइस पॉइंट पे बेचेगा अपने गुड्स को जिस प्राइस पॉइंट पे बाकी के सेलर बेच रहे होंगे।
तो अगर बाकी के सारे पान वाले अपना पान 40 रुपए का बेच रहे हैं, तो वो नया सेलर जो आएगा वो भी 40 का ही बेचेगा, यानी कि वहां पर आपको यूनिफॉर्म यानी कि एक स्टेबल प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन जिस जगह रेस्ट्रिक्शन है एंट्री पे कि भैया न्यू फर्म्स एंट्री नहीं कर सकती या ओल्ड फर्म एग्जिट नहीं कर सकती, वहां पर आपको प्राइस के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगेन मैं वोडाफोन और जियो सॉरी एयरटेल और जियो का एग्जांपल लेता हूँ। अब ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर एंट्री कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि पैसा बहुत चाहिए। बड़े बड़े प्लेयर्स आए, नहीं टिक पाए, मार्केट से बाहर हो गए, है ना, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए इसके अंदर। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही इस मार्केट के अंदर लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। तो जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो एंट्री के ऊपर, उस जगह पर प्राइसेस जो है, जैसे अब है ना अंबानी जी और एयरटेल जी वालों को ना कुछ ज़्यादा डर नहीं होगा, है ना। वो कहेंगे यार नहीं यार, नया प्लेयर मार्केट में आने से हम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनता तीसरे प्लेयर पे चली जाएगी। तो वो डरे हुए होंगे, लेकिन वो एक तरफ चिल भी होंगे कि भाई इस मार्केट में एंटर करना हर किसी के बस की नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा कि स्टारलिंक इंटरनेट लेकर आ रहा था तो थोड़ी सी खलबली मची इनडायरेक्टली। क्यों मची? डर, क्योंकि पता है कि हाँ भाई वो इंसान आ सकता है, बहुत पैसा है, ठीक है। तो जहां पर एग्जिट और एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन हो, तो वहां पर क्या होता है, फर्म जो है प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इट हैज नो फियर ऑफ कंपटीशन, क्योंकि उसका कंपटीशन का फियर ही नहीं है कि कोई फर्म आएगी, कोई नई न्यू फर्म आ सकती है, क्योंकि पता है बहुत रेयरली कोई नई फर्म आएगी। इंडियन रेलवे स्टिल है, वो गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट की ही है वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट यार, वो इंडियन रेलवे स्टिल है कि गवर्नमेंट किसी और को इंडिया में रेलवे चलाने ही नहीं देगी। तो हम जो प्राइस चार्ज करेंगे उस पर ही सबको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कोई नया नया कोई कंपनी रेलवे लेकर आएगी ही नहीं, ठीक है। तो मार्केट बदल गया, प्राइसेस बदल गए। तो प्राइसेस में अगर आप देखोगे तो जिस जगह पर आपको कंपटीशन ज्यादा दिखाई दे रहा है वह प्राइसेस आपको स्टेबल यानी कि यूनिफॉर्म प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं। और जहां पर कहीं पर भी आपको सेलर कम होते दिखाई दे रहे हैं, कंपटीशन कम है, उस जगह पर आपको प्राइसेस इन्फ्लुएंस होते दिखाई दे रहे हैं। तो जहां पर बहुत सारे सेलर्स थे, प्राइसेस यूनिफॉर्म, बहुत सारे बायर्स थे, प्राइसेस यूनिफॉर्म। सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्राइसेस यूनिफॉर्म, अलग प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप डिफरेंशियल प्राइस को अलग कर सकते हो, बढ़ाकर बेच सकते हो। बात ही समझ में। सेलर्स आए या कभी भी चले जाएं, आने और जाने पे पाबंदी नहीं है, तो वो उसी मार्केट में होगी जिस मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, यानी कि आना और जाना दोनों बहुत आसान है। तो उस केस में ना कंपटीशन का डर जो है वो रहता है, तो आप ना एक स्टेबल प्राइसेस पे गुड्स बेचना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन एक ऐसा कि जहां पर एंट्री बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, तो ऑलरेडी जो प्लेयर्स जैसे एयरटेल और जियो जिस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, उनको अभी कंपटीशन का डर कम है कि भाई बहुत मुश्किल है कोई प्लेयर आएगा और कोई अपना प्रोडक्ट बेचेगा। नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, अब देखो इस पे भी डिपेंड करता है। अगर बायर्स एंड सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज है, उन्हें पता है कौन सा सामान कितने रुपए में किस जगह पे मिल रहा है, तो आप अपने प्राइसेस चेंज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहां पे प्राइसेस आपको सेम मिलेंगे। जैसे मेरे बराबर वाले शॉप वाले को अगर पता है ये चीज कि भाई जो मेरे पास बायर आएगा उसके पास परफेक्ट नॉलेज है, तो वो 800 रुपए का ही शूज बेचता, वो कभी 800 वाला शूज 1000 में नहीं बेचता, क्योंकि उसे रहता कि यार इसके पास तो परफेक्ट नॉलेज है ना। अगर मैं 1000 पे बेचूंगा ना, ये मेरे को गाली देके चला जाएगा और मार्केट से खरीद के लेकर आएगा। अगर मैं इसको 800 का बेचूंगा तो यहीं पे ले लेगा, क्योंकि इसे पता है यही रेट मार्केट में है। तो ये फायदा होता है बायर्स के पास परफेक्ट नॉलेज का, है ना। और सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज क्या करती है, जब सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज होगी तो सेलर्स को भी पता होगा कि कौन सा कमोडिटी किस जगह पर सबसे सस्ते में सबसे बढ़िया मिल रहा है। तो सारे के सारे सेलर्स वहां से खरीद के लेकर आएंगे, तो सबका कॉस्ट सेम होगा। तो सबका कॉस्ट सेम होगा, सबका सेलिंग प्राइस सेम है, तो सबके सब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये नॉलेज का बहुत बड़ा फायदा होता है। बात ही समझ में। अगर मेरे बराबर वाले को ये पता है कि ये जो बायर आया है मेरी शॉप पे, इसके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, 800 रुपए का जूता 1000 में दे देगा, है ही नहीं परफेक्ट नॉलेज। लेकिन जहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होगी, गालियां अलग पड़ेंगी और कभी लौट कर नहीं आएगा। समझे या फिर नहीं समझे? तो परफेक्ट नॉलेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जहां पर परफेक्ट नॉलेज है वहां पर प्राइसेस आपके स्टेबल देखने को मिलेंगे, यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगे। मोबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहां पर भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे अलीगढ़ के अंदर ताले बनते हैं, तो ताले बनाने के लिए जो लेबर लगती है, वो जाहिर सी बात है लेबर को ताले बनाने आने चाहिए। जो भी पूरा सेटअप लगता है वो अलीगढ़ के अंदर आपको लेबर ऐसी मिल जाएगी आसानी के साथ, जहाँ पर उसे ताले बनाने आते हैं, अच्छे अच्छे लेबर मिलेंगे। यानी कि अलीगढ़ के अंदर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद है जिनकी हेल्प से आप लॉक्स बना सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि सर आप लॉक की फैक्ट्री जो है
तमिलनाडु या फिर कन्याकुमारी में ओपन करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वहां पर आपको वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये तो मजबूरी हो गई ना सर कि ताले सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में ही बनेंगे। तो अलीगढ़ से ताले बन के अगर कन्याकुमारी जाकर बिकेंगे तो जाहिर सी बात है महंगे में बिकेंगे। ऐसा हुआ भी था। तो एक ताला जो कि अलीगढ़ में 100-120 रुपए का मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, सेम लॉक मेरे भाई ने बेंगलोर कर्नाटक में खरीदा 400 रुपए का। यहाँ पर आपको ये पता लगा कि यहाँ पर प्राइसेस यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीजें बन रही है, यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, सस्ते में बेच सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वहां कभी बन नहीं सकता, तो वहां महंगे में बेचकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद हर जगह पर है, यानी कि अगर यही एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं ताले वाला, लॉक्स वाला, कि यहाँ पर कोई अगर फैक्ट्री मौजूद है, यहाँ पर भी ताले बन सकते हैं और उसी एफिशिएंसी के साथ जो है कन्याकुमारी भी ताले बन सकते हैं। तो डेफिनेटली सर कन्याकुमारी में तालों का प्राइस, वहां पर लॉक्स का प्राइस और अलीगढ़ में लॉक्स का प्राइस आपको सेम मिलेगा, डिट्टो सेम मिलेगा। जो ये ताले बेचते हैं ना 50-50, 60-60 रुपए के, 70-70 रुपए के स्टेशन के बाहर छोटे छोटे से ताले बेचते हैं, वो एक्चुअल में 15-15, 20-20, 25-25 रुपए के आते हैं। बस हम लोग उतने के ही लाते हैं। जिस ताले का मार्केट प्राइस 400-500 रुपए है, वो ताले हम लोगों ने 100 रुपए खरीद खरीद के घर में लगा रखे हैं। इतने सस्ते मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ना हमें यहाँ पर कि यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद है, तो यहाँ पे बनाना आसान है, तो यहाँ सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन अगर वही सेम ताला कहीं दूर जाके खरीदोगे, तुम्हें पता है वहां नहीं बन रहा होगा, महंगे में बेचो, जरूरत तो है ना। तो ये डिफरेंस होता है। तो जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो बनाने के लिए सामग्री चाहिए वो अगर इजीली अवेलेबल है, किसी भी जगह पे मूव कर सकती है, तो आपको हर जगह पर यूनिफॉर्म प्राइस देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अब पढ़ते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है। परफेक्ट कंपटीशन में से इनमें से कौन कौन से फीचर्स क्या क्या लेकर आते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो परफेक्ट कंपटीशन रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहां पर बहुत सारे यानी कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन से ही समझ में आ रहा है कि देयर मस्ट बी सम कंपटीशन, बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होगा, स्ट्रिक्ट कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन कब होगा? जब सब ज्यादा सेलर्स भी होंगे, ज्यादा बायर्स भी होंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन बायर्स के बीच में भी देखने को मिलेगा और सेलर्स के बीच में भी देखने को मिलेगा। इट्स डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस यानी कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं एट अ प्राइस फिक्स बाय द मार्केट। अगर मेरे को आप एक चीज बताओ, इसकी डेफिनेशन देखकर अगर मैं यहाँ पर जाऊं और मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ज्यादा है तो प्राइस मेरा यूनिफॉर्म रहेगा, प्राइस मेरा सेम रहेगा सबका। नेचर ऑफ द कमोडिटी अगर होमोजीनियस नेचर का था तो मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचेगा, तब भी प्राइस मेरा सेम रहेगा, है ना। आगे आगे चल के बेचते हैं कि देखो यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट भी रहती है। तो मतलब बेसिकली मेरे को ना एक चीज इधर से समझ में आ गई, अभी आगे और पढ़ेंगे कि सर प्राइस यहाँ पर ना सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्राइस जो रहेगा फिक्स रहेगा, जो कि कौन करेगा? मार्केट करेगी। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और प्राइस फिक्स कौन करेगा? सारे बायर्स और सारे सेलर्स मिलके करेंगे, सिंगल बायर सिंगल सेलर नहीं। सिंगल सेलर सिंगल बायर की परफेक्ट कंपटीशन में कोई औकात नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। एक सिंगल सेलर के पास महंगा बेचने की ताकत नहीं है, एक सिंगल बायर के पास सस्ता खरीदने की ताकत नहीं है। सेलर और बायर दोनों एक ही प्राइस पे खरीदने और बेचने को क्या रहते हैं? रेडी रहते हैं। समझे या फिर नहीं समझे? एक ही प्राइस पर, तो सेलर भी उसी प्राइस पॉइंट पे एग्री करेगा और बायर भी उसी प्राइस पॉइंट पर एग्री करेगा। तो उसके फीचर्स पढ़ लेते हैं सर। इसके अंदर जाहिर सी बात है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे। यहाँ पर बायर्स भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सेलर्स भी बहुत ज्यादा है। तो बायर ज्यादा है तो ना तो एक सिंगल बायर की इतनी हैसियत कि वो मार्केट प्राइस को कम कर सके, और ना ही एक सिंगल सेलर की इतनी हैसियत कि वो मार्केट प्राइस को बढ़ा सके। दोनों को उसी प्राइस पॉइंट पर बेचना या खरीदना पड़ेगा जिस प्राइस पॉइंट पर पूरी मार्केट यानी कि ऑल द बायर्स एंड ऑल द सेलर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, तो इंप्लीकेशन ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज दैट, इसका इंप्लीकेशन ये होता है कि नंबर ऑफ सेलर इतने ज्यादा हैं कि एक सेलर का जो शेयर है वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि एक सेलर की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी 1000 सेलर हैं, तो एक सेलर की क्या हैसियत? 1000 सेलर ने मिलकर ही तो प्राइस डिसाइड करा, तो क्या एक सेलर के पास इतनी ताकत होगी कि वो मार्केट प्राइस को चेंज कर सके? द आंसर इज नो। क्यों? अभी मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि पहली बात, बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं, सबके सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। या तो तू कुछ अलग बेचे तो तू तेरे पास में ताकत आएगी कि तू अलग प्राइस चार्ज कर सके। तू तो सेम ही चीज बेच रहा है जो बाकी सब बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहा है। तेरे आने या जाने से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहा है? तेरे आने से या जाने से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर इनसिग्निफिकेंट टू द मार्केट।
तो तू धमकी भी देगा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तब कह रहे जा, मार्केट प्राइस यही रहने वाला है। कोई धमकी भी देगा मैं आ रहा हूँ, मैं सब बदल दूंगा, कह रहे आ जा, आएगा तब पता चलेगा बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आने से या जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ताकत कहीं से मिल ही नहीं रही। परफेक्ट नॉलेज है सर बायर्स एंड सेलर के पास, तो सेलर्स का सारे सेलर्स का अगर परफेक्ट नॉलेज है, सब सेलर का कॉस्ट प्राइस सेम होगा, तो अगर सेलिंग प्राइस भी सेम है, सबके सब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहे हैं, और बायर्स का परफेक्ट नॉलेज है, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है कि आप बायर्स को बेवकूफ बना के महंगे पे बेच भी नहीं सकते। जहां आपने प्राइस महंगा करा, बायर्स दूसरे सेलर पर चला जाएगा। तो आपके पास ताकत आ ही नहीं रही है कहीं से कि आप उसे महंगे पे बेच सको। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बोल दी गई। सर हर जगह पे फैक्टर प्रोडक्शन अवेलेबल है, हर जगह पे गुड्स आपका अवेलेबल है, हर जगह पे गुड्स आपका प्रोड्यूस हो सकता है एट द सेम प्राइस। ये और बात यहाँ पर बोल दी गई, ऑल्दो इन डिफिकल्ट, मतलब ये बहुत इंपॉसिबल है रियल लाइफ के अंदर, बट फिर भी बोल दी गई है। तो आप धमकी नहीं दे सकते कि यहाँ पे कोई चीज 40 की बिक रही है और आप कन्याकुमारी में जाकर 100 की बेचना चाहे, आप नहीं बेच सकते। वो बोल देंगे 40 की हमारे यहाँ भी बिक रही है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हर जगह अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें जीरो होता है, तो आपकी कॉस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेलिंग कॉस्ट जीरो होता है, तब भी आपकी क्या बोलते हैं कॉस्ट मतलब सेम रहने वाली है, तो प्रॉफिट यहाँ पर आपको सेम मिलेगा। बातें समझ में आप नहीं है, तो मतलब यहाँ पर ना आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई आप अगर महसूस कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, तो सेलर और बायर के पास कहीं से उसे ताकत ही नहीं मिल रही है कि वो मार्केट में अलग प्राइस अडॉप्ट कर पाए, क्योंकि वो जो कुछ भी बेच रहा है, बरार वाला भी वही बेच रहा है। बरार वाला छोड़ो, लाइन से हजारों लोग वही बेच रहे हैं। जैसे आप कभी आप तीर्थ धाम वगैरह जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर प्रसाद वगैरह मिलता है, तो परफेक्ट कंपटीशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सेम प्राइस मिलेगा आपको, सारे सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। एक सेलर जरा आप महंगा बेच के तो दिखाए, आप 4 सुना कर आओगे वो अलग, और उससे लोगे भी नहीं सामान, बराबर वाली दुकान से लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, समझे आप नहीं समझे, तो ये होता है, तो ताकत मिल ही नहीं रही कहीं से। तो हैंस एन इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, वो मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, उसकी उसकी औकात नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही सिंगल बायर शेयर इन टोटल परचेज इज सो इनसिग्निफिकेंट, ऐसे सिंगल बायर भी बहुत इनसिग्निफिकेंट है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज नंबर दैट एन इंडिविजुअल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। इसी वजह से एक इंडिविजुअल बायर भी मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। तो सर फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उसी प्राइस पे खरीदेंगे या बेचेंगे जो प्राइस ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, ये लोग उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से फर्म इज जस्ट अ प्राइस टेकर। एक सिंगल फर्म, यहाँ फर्म्स नहीं दे रखा, सिंगल फर्म दे रखा है, ये ध्यान रखना। सिंगल फर्म जो होती है, सिंगल सेलर जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस टेकर है, यानी कि वो उसी प्राइस पर गुड्स बेचेगा जिस प्राइस पर पूरी मार्केट बेच रही है। तो अगर कोई नया सेलर मार्केट के अंदर आया भी और कोई कमोडिटी 50 की बिक रही है, तो वो भी 50 की ही बेचेगा, यानी कि उसने वही प्राइस पॉइंट एक्सेप्ट करा जो कि मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, उसने प्राइस को टेक करा। बात ही समझ में, कूल। तो अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड पॉइंट, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखो होमोजीनियस प्रोडक्ट मैंने पहले ही बता दिया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि ईच एंड एवरी सेंस में आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ही ये होता है कि भाई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में प्रोडक्ट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि एक फोन है, मान के चलो मेरा ये वाला फोन है वन प्लस का, वन प्लस नॉट 2, ठीक है। अब ये फोन आप किसी भी शॉप से जाके खरीद लो वन प्लस नॉट 2, तो आपको जो फोन मिलेगा दैट विल बी द सेम, दैट विल बी द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट सेम। ठीक है, किसी भी शॉप से आप वन प्लस नॉट 2 ले आओ, वो फोन आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट आर द होमोजीनियस प्रोडक्ट, कि भाई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में उनका शेप, साइज, मेजरमेंट, हर चीज क्या होगी आपकी सेम होगी। तो द प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट आर होमोजीनियस। इस तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो होमोजीनियस बेचा जाता है, यानी कि यहाँ पर भी जो है सेलर के हाथ से पावर छीन ली कि वो कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बेच रहा जो अलग प्राइस मांग सकता है, भैया प्रोडक्ट वो सेम बेच रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो कि हर एस्पेक्ट में सेम हो, शेप, साइज, क्वालिटी, कलर। सिंस ईच फर्म प्रोड्यूसेस 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट कैन बी रेडीली सब्स्टिट्यूटली फॉर द ईच अदर। तो भाई बायर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेलर ए भी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, सेलर बी भी वही प्रोडक्ट है, सेलर सी भी वही प्रोडक्ट है, सेलर डी भी वही प्रोडक्ट है, तो बायर को साइड सी बात है, बायर के लिए भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ कि वो कहीं से भी खरीद लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेलर के हाथ से भी पावर चली गई कि उसके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो अलग प्राइस चार्ज कर लेगा। तो इन दैट केस भी भाई यहीं पर भी वही चीज निकल कर आ रही है कि वो ऐसे प्रोडक्ट के
अलग से कोई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, उसे वही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा जो प्राइस मार्केट के अंदर चल रहा है। बातें समझ में आई? तो सो द बायर हैज नो स्पेसिफिक प्रेफरेंस टू बाय फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर ओनली, तो उसके पास कोई ऐसा नहीं बचा कि नहीं मैं उसी से जाके खरीदूंगा, किसी से भी खरीद सकता है। Implication of the homogeneous product is that buyers treat product as identical, therefore the buyers are willing to pay only the same price for the product of all the firms in the industry. It also implies that no individual firm in a position to change a higher price for its product. This ensures uniform price in the market. तो भैया बायर फिर जब उसको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो अलग प्राइस क्यों देगा उस प्रोडक्ट के? वो कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदेगा वो सेम प्राइस ही पे करेगा। और सेलर के आगे भी ये प्रॉब्लम है कि भाई दूसरा वाला जो सेम प्रोडक्ट जिस प्राइस में बेच रहा है सेलर को भी उसी प्राइस में बेचना ही पड़ेगा। सिंपल सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर होमोजिनिटी की वजह से भी आपका प्राइस चेंज नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंड एंट्री, तो भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितना भी प्रोड्यूसर होता है, जितना भी फर्म्स होती हैं, वो जब मन चाहे तब एंट्री कर सकती है, जब मन चाहे तब एग्जिट कर सकती हैं। किसी के आने से एग्जिस्टिंग फर्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के जाने से एग्जिस्टिंग फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे एग्जिट और एंट्री फ्री होती है। तो एवरी सेलर हैज अ फ्रीडम टू एंटर अ मार्केट और एग्जिट द इंडस्ट्री। देयर आर नो आर्टिफिशियल नेचुरल बैरियर्स फॉर द न्यू एंट्री ऑफ द फर्म्स or exit of the existing firms. It ensures absence of abnormal profit and abnormal losses in the long run. तो भाई लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉसेस की आप गुंजाइश नहीं रखते। समझ मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या भाई? एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हो। एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कब कमा पाओगे? जब आप एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करोगे। मान के चलो यही प्रोडक्ट OnePlus Nord 2 में बोलता हूँ भाई 30,000 का, इसका मार्केट प्राइस 30,000 है, तो जितने सेलर बेचेंगे 30,000 पे ही बेचना पड़ेगा। तो सबको सेम प्रॉफिट होगा, सबको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट उस सेलर को होगा जो उसे 33,000, 34,000, 35,000 का बेचेगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्राइस क्या रहेंगे? प्राइस आपके यूनिफॉर्म रहेंगे। तो इम्प्लीकेशन क्या होता है इसका? द फ्रीडम ऑफ एंट्री सिग्निफाइज दैट देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री। When the existing firms are earning abnormal profit, the new firms attracted by the prospect of the profit enter the industry. और ये देखो होता है। अभी देखो क्या मतलब है इसका, इन्होंने बोला देखो स्टार्टिंग में कोई भी चीज आएगी। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मान के चलो प्रोडक्ट एक्स आया, फर्म वाई ने अपना प्रोडक्ट एक्स निकाला और प्रोडक्ट एक्स में क्या है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, अभी तक कोई नहीं बना रहा, तो इसको इस पर क्या हो रहा है भैया? एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहा है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस प्रोडक्ट पर कमा पा रहा है। अब इसके आजू बाजू वाले जो फर्म थे उन्होंने देखा कि भाई ये कोई प्रोडक्ट एक्स लेकर आया है जिस पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो सबके सब इस प्रोडक्ट एक्स को बनाने में लग गए। तो वाई आ गया, जेड आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सबके सब ये प्रोडक्ट बनाने में स्टार्ट हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इतने सारे जब सेलर मार्केट के अंदर आ गए तो प्रोडक्ट का प्राइस इवेंचुअली कम हो गया और प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इतना ही रह गया कि अब ये जो इंसान है जो प्रोडक्ट है जो एक्स्ट्रा प्राइस पे बेच रहा था, अब वो भी प्राइस कम करके सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा पा रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में जब एक बंदा कोई नया प्रोडक्ट लेकर आया तो सबके सब वही प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट अपने आप ही नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आ जाएगी। अब क्योंकि नया बनाएंगे वो सस्ते में बेचना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करा यार, अल्टीमेटली सबके सब नॉर्मल प्रॉफिट पर आ गए क्योंकि सेम प्रोडक्ट है। एक ने 10 का बेचना चालू करा, 50 का प्रोडक्ट जो पहले 50 रुपए का बिक रहा था उसने 10 रुपए का बेचना चालू करा, तो सबको 10 का ही बेचना पड़ेगा, आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। So this raises market supply, which in turn leads to the fall in the market price and consequently profits. तो भाई ज्यादातर लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी जिसकी वजह से प्राइस कम होगा और प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द फर्म कंटिन्यू द एंट्री, अब एंट्री कब तक चलेगी? जब ईच फर्म अर्निंग जैसे नॉर्मल प्रॉफिट, तो जब तक नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है तब तक लोग इस मार्केट में एंटर करते रहेंगे, जब तक उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है तब तक वो एंटर करते रहेंगे। फ्रीडम टू एग्जिट क्या बताता है? देयर आर नो बैरियर्स व्हिच रेस्ट्रिक्ट द एक्जिस्टिंग फर्म फ्रॉम लीविंग द इंडस्ट्री, यानी कि निकलना भी आसान है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। द फर्म ट्राई टू लीव व्हेन दे आर फेसिंग लॉसेस, और जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आपके लॉसेस में कन्वर्ट हो गए, देखो एंट्री कब तक होगी? जब तक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एंट्री तब तक होगी जब तक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब मान के चलो एंट्री इतनी ज्यादा हो गई, सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ गई और प्राइस इतना कम हो गया कि अब लॉसेस होना स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगी? फर्म्स एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगी, वो फर्म्स एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगी जिन फर्म को प्रॉफिट कमाई नहीं पा रही, वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगी।
एज फर्म स्टार्ट लीविंग मार्केट सप्लाई फॉल्स, मार्केट सप्लाई कम होगी, फिर से मार्केट प्राइस बढ़ेगा एंड कॉन्सिक्वेंटली रिडक्शन इन द लॉसेस, और लॉसेस कम हो जाएंगे। तो भाई ध्यान से सुनना, प्रॉफिट कम हुए तो कहां तक हुए, नॉर्मल प्रॉफिट तक, और लॉसेस बढ़े तो कहां तक बढ़े, नॉर्मल प्रॉफिट तक। यानी कि अल्टीमेटली परफेक्ट कंपटीशन में चाहे लॉसेस पे मार्केट पहुंच जाए चाहे एबनॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच जाए, मार्केट ऑटोमेटिकली सप्लाई और मार्केट डिमांड की वजह से कहां पर आ जाएगा, अपने आप ही नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगा। तो लॉसेस से भी कहां जाके रुकेगा, नॉर्मल प्रॉफिट पे, एबनॉर्मल प्रॉफिट से भी कहां जाके रुकेगा, नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो मार्केट इसमें नॉर्मल प्रॉफिट पे ही रहेगी। फोर्थ है परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स। सब देखो, जब बायर्स एंड सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज होगी, तब बायर के पास परफेक्ट नॉलेज होगी, तो वो उस कमोडिटी का जो प्रोडक्ट एक्स था, जो सबके पास सेम ही है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में, तो बायर भाई उस जब प्रोडक्ट सेम है तो उसके अलग से प्राइस, एक्स्ट्रा प्राइस क्यों देगा, और उसके पास नॉलेज भी है, उसे पता है कि मार्केट में अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस 50 चल रहा है तो 50 ही पे करेगा, अलग से पे नहीं कर सकता, आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है। ऑन द अदर साइड सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज है, तो सारे के सारे सेलर्स उसी प्राइस पे कमोडिटी खरीद रहे होंगे, उसी प्राइस पे प्रोडक्शन कर रहे होंगे जिस प्राइस पे बाकी सब कर रहे हैं। यानी कि सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज है तो सारे के सारे सेलर्स का जो कॉस्ट प्राइस आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा, और सेम प्राइस पे बिक रहा है तो सबके सब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही कमा रहे होंगे, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बायर एंड सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिजिकली मूव कर सकते हैं, तो कोई ज्योग्राफिकल या फिर ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके मूवमेंट पे। तो अगर अलीगढ़ का ताला अलीगढ़ में बन सकता है तो अलीगढ़ का ताला जो है कन्याकुमारी भी बन सकता है। इनका मेन जो रियल लाइफ के अंदर थोड़ा सा हमें इम्पॉसिबल से लगेगा, बट हाँ इसकी अजम्पशन है जो हमें माननी पड़ेगी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो होता है, तो इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, ताकि प्राइस सेम रहे, इट इज अज्यूम्ड दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर जीरो। तो अगर अलीगढ़ का ताला कन्याकुमारी बिक रहा है, या फिर अलीगढ़ में ताला बन के पूरे इंडिया में बिक रहा है और सेम प्राइस पे बिक रहा है, तो ये तभी तो होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो होगी, तभी तो सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई तो जगह जगह का सेलिंग प्राइस नहीं बदल जाएगा। जितनी जगह से अलीगढ़ दूर है, यानी कि जो जगह अलीगढ़ से सबसे ज्यादा दूर है वहां पर सबसे ज्यादा महंगा बिकना चाहिए, बट क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो गया तो हर जगह पर आपका प्रोडक्ट सेम प्राइस पे ही बिकेगा, जो कि परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड भी होती है। यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, तो सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट होती है वो भी इसमें जीरो होती है। इन द परफेक्ट कंपटीशन कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, बिकॉज प्रोडक्ट आर होमोजीनियस इन नेचर एंड देयर इज परफेक्ट नॉलेज अमंग्स द बायर्स एंड सेलर। तो भाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जीरो क्यों हुई, क्योंकि देखो सबके सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करा जाता है ताकि नॉलेज पहुंचे बायर एंड सेलर के पास कि मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट एक्स अवेलेबल है। लेकिन ऑलरेडी बायर्स एंड सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज है, तो क्या एडवर्टीजमेंट की नीड है, नहीं है। तो यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट करता भी नहीं, क्योंकि सबके पास, बायर के पास, सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज है। तो एडवर्टीजमेंट देके और तुम क्या नॉलेज दोगे, काम तो उनके पास, जो तुम नॉलेज उन्हें देना चाह रहे हो वो उनके पास ऑलरेडी है ना, प्राइस पता है, लोकेशन पता है, प्रोडक्ट पता है, वो उनके पास ऑलरेडी है। तो एडवर्टीजमेंट करके क्या फायदा, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी जीरो होता है। तो ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन एंड द प्योर कंपटीशन। सर प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फर्क होता है। मैं आपसे बोलता हूँ कि प्योर कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। प्योर कंपटीशन जो होता है परफेक्ट कंपटीशन का एक हिस्सा होता है, सबसेट होता है। क्यों, क्योंकि प्योर कंपटीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन ही फीचर्स आते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये तीन फीचर्स ही सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर कंपटीशन के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन इनके अलावा चार फीचर्स और आते हैं जो कि परफेक्ट कंपटीशन बनाते हैं, यानी कि ये तीन फीचर्स प्लस ये चार फीचर्स, 7 फीचर्स टोटल परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। तो हमें बोल सकते हैं कि प्योर कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये याद रखना। नेक्स्ट है फर्म इज अ प्राइस टेकर। अब फर्म जो है प्राइस टेकर है, ठीक है, लेकिन फर्म जो है प्राइस लेता कहाँ से है, सर मार्केट से लेता है। अगर हम लोगों ने मार्केट डिमांड कर्व बनाए और मार्केट सप्लाई कर्व बनाए, तो हमारा मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कर्व बनेगा कैसे, कुछ इस तरीके का बनेगा, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, हाँ या ना। तो मैं कहूँगा देखो मार्केट की, अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो हाँ, ओवरऑल मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ओवरऑल पूरे मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में पूरे मार्केट के अंदर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। तो इट इज अ डिमांड कर्व, इट इज अ डिमांड कर्व। और पूरे मार्केट के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या होगा आपका
अप्लाई होगा, क्योंकि पूरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, सिंगल फर्म की बात नहीं कर रहा। दिस इज अ मार्केट, ये किसकी बात कर रहा हूँ, मार्केट की मैं। तो मार्केट के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई भी काम करेगा, लॉ ऑफ डिमांड भी काम करेगा। और जिस पॉइंट पर लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड बराबर हो गए, यानी कि यहाँ पर आपकी डिमांड बराबर सप्लाई है, इसी पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि इसी प्राइस पॉइंट पर पूरा का पूरा मार्केट अपने गुड्स को सेल करेगा। तो दिस इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो हमें बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस देखना है। तो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस। सर जो प्राइस मार्केट ने फिक्स करा, तो ये प्राइस मार्केट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ने फिक्स करा है कि ये जो प्राइस पी होने वाला है, इसी पे पूरे के पूरे मार्केट में सारे के सारे सेलर बेचेंगे और सारे के सारे बायर्स भी इसी प्राइस पॉइंट पे खरीदेंगे। और ये प्राइस कहाँ से आया, मार्केट से निकल कर आया, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से ये प्राइस निकल कर आया। तो यहाँ पे सिंगल फर्म के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिंगल फर्म इसी प्राइस को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड करा है, कि जो प्राइस आपका मार्केट ने डिसाइड करा है, मैं अपना प्रोडक्ट उसी प्राइस के ऊपर बेचूंगा। तो सर मार्केट ने कौन सा प्राइस यहाँ पर डिसाइड करा है, सर मार्केट ने ये वाला प्राइस डिसाइड करा है ये। तो सर इसी प्राइस पॉइंट पर जो है बेचा जाएगा, इसी प्राइस पॉइंट पर जो है इंडिविजुअल फर्म जो है अपना क्वांटिटी बेचेगी। अब चाहे उसकी क्वांटिटी 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, इसी पर उसे बेचना पड़ेगा, इसी प्राइस पॉइंट पर उसे बेचना पड़ेगा। इसी प्राइस पॉइंट पर एक इंडिविजुअल फर्म, एक सिंगल सेलर बेचेगा और इसी प्राइस पॉइंट पर एक इंडिविजुअल बायर खरीदेगा। क्या ये इसने डिसाइड करा, नहीं, ये तो इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट टू द मार्केट, ये तो है ही नहीं जोन में। इसने एक्सेप्ट करा कौन सा प्राइस, जो कि मार्केट में चल रहा था। मार्केट में जो प्राइस डिसाइड हुआ वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से डिसाइड हुआ और उसी प्राइस पॉइंट को उसने ले लिया, टेकर, प्राइस टेकर। समझे नहीं समझे? तो सर इस केस में क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ पे फिक्स है, चाहे आप 1 यूनिट खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता कि इस केस में मेरा प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल फर्म के लिए मेरा प्राइस ही मेरा एवरेज रेवेन्यू है और वही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी है, यानी कि प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। ये बात ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फॉर अ इंडिविजुअल फर्म उसका जो प्राइस होगा, जो उसने मार्केट से एक्सेप्ट करा, वही प्राइस उसका एवरेज रेवेन्यू भी है, वही प्राइस उसका मार्जिनल रेवेन्यू भी है। चलो, डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखो अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो डिमांड कर्व होता है वो आपका क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। बिकॉज देखो अभी तक हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था मार्केट और फर्म के लिए, हम पढ़ने वाले हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन किसके लिए, फर्म के लिए, इंडिविजुअल फर्म के लिए पढ़ने वाले हैं। तो सर इंडिविजुअल फर्म का जो प्राइस रहता है, दैट प्राइस इज फिक्स्ड। वो प्राइस क्या रहता है, वो प्राइस आपका फिक्स रहेगा, दैट प्राइस इज फिक्स्ड। अभी हमने देखा कि भाई फॉर द इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म के लिए प्राइस क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। अभी देखा, तो सर आपका प्राइस फिक्स रहेगा, आपका सर प्राइस फिक्स रहेगा, क्वांटिटी कितनी भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे क्वांटिटी वो 1 खरीदे, चाहे क्वांटिटी वो 2 खरीदे, चाहे क्वांटिटी 3 खरीदे, क्वांटिटी के चेंज होने से प्राइस में चेंज नहीं आएगा। और सुनो, क्वांटिटी के चेंज होने से प्राइस में चेंज नहीं आएगा, प्राइस विल बी द सेम। जहां पर प्राइस सेम होगा उसकी इलास्टिसिटी क्या निकलती है, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या निकलेगी, इनफाइनाइट। तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा सर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। और इसमें अगेन ध्यान रखना, इसमें अगेन ध्यान रखना कि जो प्राइस होता है वही हमारा एवरेज रेवेन्यू भी होता है, वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। प्राइस हमारा एवरेज रेवेन्यू भी होता है और प्राइस हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। तो इस चैप्टर में बस बच्चों इतना ही था। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट लेक्चर में।